लोकल बीएलए को, लोकल कैंडिडेट को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय कैसे करेगी 7 करोड़ लोगों का इंडिविजुअल केसेस। सही है, लेकिन इसमें क्या ये आ सकता है कि अगर नोटिफिकेशन आ गया है इसलिए अब ये जो केस है अब वही है चुनाव के बाद? नहीं, ये केस पे नहीं फर्क पड़ेगा, इसमें नहीं, इस सिद्धांत का, इसीलिए तो 7 तारीख वो जो होता है, आप सही कह रहे हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत होता है कि किसी अमुक राजीव रंजन वर्सेस प्रशांत का जो चुनाव है उसको स्टे कर दो, वो नहीं कर सकते आप, वो अमुक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बाद, हाँ, उसको आप चुनाव के बाद राजीव रंजन एक याचिका डाल सकता है प्रशांत के विरुद्ध कि भाई ये चुनाव गलत हुआ है, और उसको निर्णित करके उनका चुनाव खारिज हो जाएगा। लेकिन चुनाव के दौरान राजीव रंजन रुकवा नहीं सकता, और वो सिर्फ राजीव रंजन कर सकता है, नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे करना शुरू कर दे। चलिए, लेकिन है इसमें एक बहुत आगे तक आप लोग अचीव कर चुके हैं जो चाहते थे। इस पर सुधार हुआ है, आधार का सुधार बहुत बड़ा सुधार है, और उसमें ये भी है ऑर्डर में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि ये ऑल इंडिया लेवल पे लागू होगा। मैंने दलील की, मैंने कहा अभी तो आप स्पष्ट कर, इस तरह से कहा नहीं उनका, वो हंसते होगा, तो अगर हम कोई सिद्धांत एक प्रदेश पे करते तो दूसरे प्रदेश कैसे कायम नहीं हुआ। और हम तो चाहेंगे कि चुनाव आयोग ऐसी बेरुखता करे दिखाने की कि साहब मैं इस प्रदेश में नहीं करूंगा, मजाक उड़ जाएगी। अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और वक्फ का फैसला आ गया है, फैसले की बात, और बहुत लंबे उसके बाद 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा गया था और अभी फैसला आया है। इस फैसले को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं सरकार के पक्ष में गया, कुछ लोग बोलते हैं खिलाफ गया, थोड़ा समझाइए। 2-4 चीजें इसमें आप समझें। पहली बात, कई तो मुझे मजाकिया, मैं मजाकिया आपको कमेंट्स का उत्तर दे दूं जो बहुत चले आपके प्रेस में, मेरे से पूछे गए चैनल्स में। मजाकिया नंबर 1, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि भाई आप पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं संविधान के, कानून के। बड़े बड़े सीनियर लोगों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है रिव्यू करने का, ये कानून संसदीय है, संसदीय कानून को रिव्यू कैसे किया? ये आप विश्वास नहीं करेंगे, आप चैनल देख लीजिए। मैंने कहा भाई आप लोग अपने आप को विधायक कहते हैं, आप लोग अपने आप को मंत्री कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। अगर आपको इतनी अनभिज्ञता है कि संविधान वाले शासित देश में उच्चतम न्यायालय हमारा इतना ज़्यादा पुनर्निरीक्षण का अधिकार क्षेत्र रखता है जो विश्व के किसी भी कोने में नहीं है, और दिन प्रतिदिन सैकड़ों, उच्चतम न्यायालय को छोड़िए, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय सैकड़ों कानून को अवैध करार करता है, अवैध। तो ये तो 75 साल का, अब वो संवैधानिक संशोधन को, दूसरी बात मैंने कही कि इस कानून को तो छोड़िए, संवैधानिक संशोधन को भारत एकमात्र 5-7 देशों में ऐसा देश है जो अवैध करता है, और बाकी 5-6 देशों ने हमारी कॉपी की है। ये तो एक मजाकिया बात। दूसरी मजाकिया बात, अरे इनको स्टे नहीं मिला एक्ट का। जरा आप टेप चला के देखिए, मेरा ओपनिंग आर्गुमेंट क्या था, मैंने कहा था वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ स्टे ऑफ द एक्ट, आपके उस पर टेप पे है। तो ये तो वो वाली बात हुई कि साहब मैं खड़े होके बहुत जोर से बोल रहा हूँ कि मैंने राजीव रंजन को मार दिया, जबकि मेरी लड़ाई नहीं हुई राजीव रंजन से। जी, मेरा सामने नहीं किया राजीव रंजन ने, मैंने उसको ध्वस्त कर दिया, आप तो सामने नहीं आए मेरे। तो ये वैसे किसी कोई दलील नहीं कर, कोई मूर्ख नहीं होता है वकील जो कहे कि पूरे कानून को बंद कर दो। और पूरा कानून, आंतरिक स्टे बहुत कम होता है, बहुत मतलब इक्का दुक्का % केस में होता है, और कोई बहस दलील मानता है। नंबर 2, नंबर 3, तो ये सब बहुत प्रचलित हुआ है कि आप हार गए क्योंकि आपका पूरा कानून स्टे नहीं हुआ। तीसरा, ये भूल जाते हैं लोग कि ये एक आंतरिक आदेश है, यद्यपि 150 पेजेस का है। जितने भी हमारे पॉइंट जो नहीं माने हैं वो सब अंतिम फाइनल हियरिंग में माने जा सकते हैं, ये समझते ही कई लोगों को। आंतरिक आदेश फाइनल नहीं होता है। जैसे आपके 1, 2, 3 में जीता और 4, 5, 6 में हारा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, तो फाइनल जजमेंट में 1, 2, 3 में हार सकता हूँ, 4, 5, 6 में जीत सकता हूँ। एक्सट्रीम उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। तो ये अंतिम नहीं है, ये एक होल्डिंग ऑपरेशन है कि जब तक हम सुनते हैं पूरा वक्त तब तक ये चलना चाहिए। और ये भी होता है जो लोग नहीं जानते, चौथा बिंदु, अभी तक मैं मेन मुद्दे पे नहीं आया हूँ, कि जो कुछ आपने 150 पेजों में भी कहा है वो बाध्य नहीं होता है फाइनल हियरिंग पे, 0 होता है। तो मतलब एक प्रकार से इस निर्णय को आप फेंक सकते हैं अगर उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय भिन्न हो या अलग हो। ये 4 तो आपको बेसिक बात बताई। इस चारों पे इतना मिथ्या प्रचार हुआ है कि मुझे कई बार विवशता भी होती है, मजाकिया भी लगता है, हंसी भी आती है और दुख भी होता है। अब आपके मेरिट्स पे आते हैं।
मेरा इसमें सीधा उत्तर है इन चार पक्षों को ध्यान में रखते हुए कि उपलब्धि महत्वपूर्ण है। मैं कई ऐसे लोगों से भी सहमत नहीं जो हमारे पक्ष में हैं, जो कहते उपलब्धि नहीं है, महत्वपूर्ण है। लेकिन वो जो एक एनजीओ अप्रोच होता है कभी कभी कि हमको जब तक 100% नहीं मिले हमारे कुछ नहीं मिला, वो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। मैंने अपने खुद के क्लाइंट्स को भी ये बोला। एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि, जो ना उपलब्धि से मेरे को निराशा है, वो है एक सिर्फ वक्फ बाय यूजर। नहीं तो जो आंतरिक रूप से संदर्भ रखते हैं, मायने रखते हैं, जमीनी स्तर पे जो ऑपरेशनल एक सच्चाई रखते हैं, उनमें अधिकतर सब में हमको रिलीफ मिली है। एक वक्फ बाय यूजर में निराश हूं मैं। कौन सी मिली रिलीफ? लेट अस काउंट दी बैलेंस शीट का जो प्लस साइड है। प्रावधान काउंसिल में बड़ा स्पष्ट है हमारे अनुसार कि आपके बहुमत हो सकता है नॉन मुस्लिम समाज का जी। उसको बदल दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम समाज का बहुमत होना आवश्यक है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। दूसरा, जब तक इसके बहुत सारे और पहलू हैं, मैं उस पर समय नहीं जाने का, लेकिन मैं आपको एक मूल चीज बता रहा हूं। दूसरा, जब तक अवलोकन होगा सरकार द्वारा कि आपके वक्त पे ये गलती है, ये इरेगुलरिटी है, ये फॉर्म में गलत है, तब तक उसको अधिकार क्षेत्र दिया गया है तीन प्रावधानों से कि वो उसको वक्फ भी नहीं माने। उस दौरान जी। तीनों प्रावधान को स्टे कर दिया कोर्ट ने, और कहा है कि जब तक आप एक अंतिम न्यायिक रूप से निर्णय नहीं लाते, न्यायिक का एक तरीका होता है, नॉट कि आप अपने ऑफिस में बैठ के एक ऑर्डर लिख दें जी। कि इस अमुक वक्फ में ये गलती है और इसको डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तब तक ये कोई भी प्रावधान कार्यान्वित नहीं होगा। डी रिकॉग्निशन का इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तीसरा, प्रेफरेबली सीईओ शुड बी मुस्लिम। यद्यपि हो सकता है, बट प्रेफरेबली शुड बी मुस्लिम, इन्होंने कहा है बड़े स्पष्ट रूप से। चौथा, जो मैंने विशेष रूप से ओपन किया था दलील, कि ये मैंने कहा था कि ये जो 5 वर्ष का मुस्लिम निर्धारित करने का एक बहुत मजेदार तरीका है कि किसकी आप गिरेबान में झांक के निर्धारित करेंगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है, ये पूरा आर्बिट्ररी है। मैं आपके घर में आके कहूँगा कि आप तो बड़े अच्छे मुसलमान हैं और ये बहुत बुरे मुसलमान हैं, और ये 5 बार नमाज़ी पढ़ते हैं, आप 4 बार पढ़ते हैं, 3.5 बार पढ़ते हैं, और ये टोपी नहीं पहनते। मैंने मजाक उड़ाई थी उसकी, वो पूरा प्रावधान स्टे हो गया है। वो छोटा नहीं है। देखिए, हैरेसमेंट के यही प्रावधान है। कोई एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं किसी को कि मैं करार करूँ उसको मुस्लिम है कि नहीं, मुस्लिम है कि नहीं। आप अपने घर में करते हैं काम। इससे क्या होता है कि आप करार करके उसको एक स्टिग्मा लगा के हटा देते हैं, और बार बार चक्कर लगाते हैं अपने ऑफिस के, सैकड़ों बार के। मैं बता रहा हूँ, मैं 5 बार करता हूँ, 5 वर्ष से मुस्लिम हूँ, मेरा सर्टिफिकेट देखो, ये देखो। क्या करेगा वो बेचारा? ये स्टे हो गया है। देन मुझे याद नहीं आ रहा, एक जो ये है कि 3 मैक्सिमम 3 और काउंसिल में मैक्सिमम 4 जो गैर मुस्लिम, बहुमत इनका होना चाहिए। देखिए, डिटेल्स तो है उसमें 4 और 3 के, लेकिन बहुमत ही नहीं था। आप 3-4 की क्या बात कर रहे हैं? उस प्रावधान में बहुमत नॉन मुस्लिम का हो सकता है, तभी तो स्टे किया है। इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा? मतलब नहीं, मैं एक वक्फ यूजर में बता दूं, वक्फ यूजर उसमें निश्चित रूप से हमने काफी बहस की थी। उसको आंतरिक रूप से अपोर्ट किया। याद रहे कि वक्फ यूजर को स्ट्राइक कर सकते हैं आप अंत में, जो फाइनल हियरिंग होगी इसके। मेरे को निराशा इसलिए है क्योंकि व्यापक बहस हुई थी, और विशेष बात थी 2। एक कि सैकड़ों वक्फ जो नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, नंबर बहुत ज़्यादा है, वो इसी कस्टमरी यूज से हैं, तो इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ये एक दुर्भाग्य की बात। दूसरा भी महत्वपूर्ण है। प्रिवी काउंसिल से लेके एक अयोध्या वाला जजमेंट है, निर्णय, उसमें बड़ा साफ लिखा है कि कानून हैज़ रिकॉग्नाइज, इंग्लिश में लिखा है, लॉ हैज़ कंटिन्यूसली रिकॉग्नाइज वक्फ बाय यूजर। होता क्या है कि वक्फ जो आदमी क्रिएट करता है वो लिख के नहीं देता है। वो कहता है कि आज मेरा जो कुछ है, मैं मरने वालों के समय में सब वक्फ के लिए हो, और उसके जीवन काल में ही शुरू हो जाता है वक्फ के तरह इस्तेमाल होना, और उसके मरने के बाद कई दशकों तक चलता है वैसे ही। लेकिन उसने दस्तावेज नहीं बनाया, उससे ज़्यादा उसने रजिस्टर नहीं किया, स्टैम्प ड्यूटी नहीं की, 2 साक्ष्य नहीं रखे, इत्यादि इत्यादि।
उनके लिए ये निर्णय आया था। अयोध्या में लिखा है पूरा पैराग्राफ, और उस अयोध्या में एक पुराना प्रिवी काउंसिल निर्णय की भी जिक्र किया है। तो इस आधार पर मैं मानता हूँ कि उच्चतम न्यायालय के पास पर्याप्त तथ्य थे ये होल्ड करने के लिए, लेकिन हम इस पे सफल नहीं हुए। ये सच्ची बैलेंस शीट है, नहीं कि जो आप देख रहे हैं राजनीतिक। देखिए, मैं राजनीतिक दावा में विश्वास नहीं करते हैं, ये तथ्यों की बात है। मैं राजनीति में जीत गया, आप राजनीति में हार गए, ये गलत अप्रोच है। बैलेंस शीट लगभग 4-1 या 5-1 है। बाकी कई में नहीं मिला है हमको, लेकिन वो अच्छा एक और बता दूं आपको, कई मुद्दों में हमको नहीं मिली, क्योंकि वो मायने नहीं रखते ज़्यादा आंतरिक रूप से। कौन सा? जैसे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को इन्वेसिव माना गया है, हैरेसमेंट। बट आप करिए रजिस्ट्रेशन, जब ये चीज़ें नहीं हो रही तो आपको क्या तकलीफ है? आप करो रजिस्टर, उसमें लिख दो विदाउट प्रेजुडिस रजिस्टर कर रहे हैं। एक और है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं कर सकता, वो पुरानी चीज़ चली आ रही हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक बहुत ही छोटे प्रतिशत में अपना वो लगा रखा है सिंबल, वो इतनी बड़ी मात्रा नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपको ये नहीं समझिए कि हम इसको गिव अप कर रहे हैं, हम अंतिम निर्णय में बहस करेंगे, लेकिन ये समझना कि अभी ग्राउंड में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट है, वो नहीं है। इस वक्त पर यूजर में ज़रूर निराशा है, तो मैंने आपको इसलिए सब कुछ इसमें बताया है। उसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि प्रैक्टिकली देखिए, बीजेपी ने इसको किया, सरकार ने किया, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया, उनकी अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए किया। तो क्या इतना हो गया है कि अब संभल जैसे प्रकरण नहीं हो सकते? देखिए, ध्रुवीकरण की तो उनकी कुछ हद तक संदेश और अभियान सफल हुआ है, क्योंकि वो सफल इससे नहीं हुआ, वो सफल हुआ कानून पास करने से। जो आदमी ध्रुवीकरण में विश्वास करता है, नहीं, वो तो हर मस्जिद को हर जगह पे जाके वो तो हुआ है, निकलते। ये बात थी कि जब कानून ले आया आप तो इसको कार्यान्वित कम से कम हैरेसमेंट के साथ करो, ये था मुद्दा। तो हैरेसमेंट निश्चित रूप से इन 4-5 प्रावधानों से बहुत ज़्यादा होता अगर इनको आंतरिक स्टे नहीं मिलता। दूसरा, इससे बहुत तबकों में जो कि बीच में है, जो समझदार लोग हैं, जो कट्टर नहीं है, उनका लॉस भी हुआ है बीजेपी का। कई ऐसे लोग हैं जो मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन वो एक बीच का रास्ता लेते हैं। ये नहीं कि वो कट्टर आंख बंद करके राजीव रंजन के पक्ष में है, तो उनको भी ये पसंद नहीं है कि आप इस तरह से करोगे। 5 साल का बताइए कि आप कैसे कर रहे हो इस्लाम प्रैक्टिस। आप जाइए उनके घर में देख के आइए, या आप बहुमत रखिए इसमें। हमने एक एग्जाम्पल दिया था 10 आइटम्स का या 6 आइटम्स का, तिरुपति, पुरी, द्वारका, किसी में भी वहाँ लिखा है कानून में, स्टैचूट में, कि बहुमत होना चाहिए हिंदू का। मैंने कहा सही है, ये नहीं है कि मतलब कोई हम किसी को अपमान कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई वहाँ पर और तरीके के लोग भी नहीं आ सकते, लेकिन बहुमत कैसे कर सकते हैं आप? तो उसी उदाहरण पे इन्होंने ये बनाया है। तो कई जो बीच के लोग हैं, जो राइट थिंकिंग पीपल हैं, एक समन्वय से चलते हैं, उनका लॉस पे बीजेपी। जो उनका कट्टर सेगमेंट है उसको तो खैर आप जानते हैं। ये बताइए कि आगे का प्रोसेस क्या है? ये तो अंतरिम फैसला है, अब वो फाइनल हियरिंग पे आएगा, कब आता है नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि नवंबर के बाद ही आएगा, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत हैं। हियरिंग स्टार्ट होगी पूरी। नहीं, वो तो पूरी मेन हियरिंग वही होती है, जो मेन हियरिंग आप 7-8 को सुनने वाले हैं बिहार में, वैसे इसमें होगा। तब तक तो गवई साहब बैठा है, क्योंकि हाँ, इसीलिए मैंने नवंबर का, मैं नहीं समझ, देखिए वो तो खुद है, मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं सुनवाई, लेकिन 27 को 23 को जाना है, 24 को नहीं, उससे पहले बैठना लगाना। और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन वर्किंग है अक्टूबर में, 30 में से 10-12 दिन है, अगर आप वीकेंड हटा दो 10 से भी कम है। तो इसलिए उनको मैं नहीं समझता, और रियलिस्टिक नहीं, ना कि कोई अनिवार्य है, नहीं आवश्यक है, ना कुछ भी है। तो इसलिए आपको आराम से होगा। वक्त पे जो होना था कुछ समय के लिए हो गया है। अब अगले साल इसकी हम वापस मेंशन करेंगे कि आप एक बेंच निर्धारित करिए जो सुने इसको। मतलब मेन तो उसकी संवैधानिकता पे है। नहीं, अब सब मुद्दे होंगे वापस, जितने मुद्दे हैं, जितने मैंने बोले सब होंगे, लेकिन वो फाइनल अंतिम निर्णय में होंगे, आंतरिक आदेश में नहीं होंगे। लेकिन ये है ना, जैसे मीडिया में ये खबर चली कि स्टे नहीं मिला, रद्द करने के लिए आप लोग गए थे, रद्द करवाने के लिए वो डिमांड, मतलब तो मैं आपको, देखिए, मैं इससे नहीं निकाल सकता कि आपको कोई ज्ञान नहीं है कानून का। सुनिए नहीं राजीव रंजन को, उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ मैं? मैंने आपके सामने बता दिया कि लोगों ने ऐसी बेहूदी बातें की है कि पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, कानून संसद का न्यायालय सब चलता है। सोशल मीडिया में आप कुछ कहते हो, चैनल में कुछ और कहते हो। पॉडकास्ट हम लोगों का जब पहला पॉडकास्ट हुआ है तो इसी मुद्दे पे था
हाँ, और उस पर यही बात हुई थी। बस प्रशांत जी, इसमें कोई कानूनी विद आदमी थोड़ी चाहिए। तो आम आदमी जो अखबार पढ़ता है, जो थोड़ा बहुत सिविक्स पढ़ा है स्कूल में कॉलेज में, वो भी जानता है ये तो। अब उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे तो मैं कहाँ जाके आपका मुंह बंद करूंगा। सही बात है, लेकिन बहुत लेकिन होता है प्रभाव, ऐसी बात नहीं। आज के ज़माने में हर कोने से सोशल मीडिया आपकी तरफ भौंकती है, चैनल्स बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदमी अनभिज्ञ है, जो चाहता है विश्वास करना गलत चीज़ पे, वो विश्वास करेगा। लक्ष्मी लाया है शिक्षा का तो काम नहीं है आपका हमारा हर बार। जी जी जी, तो इंतज़ार करेंगे अब इस पे फिर से फाइनल हियरिंग की, और इंतज़ार है एसआईआर पे फाइनल हियरिंग की, और एक इंतज़ार और उधर दिल्ली दंगों के आरोपियों पे भी एक हियरिंग का हाँ, इंतज़ार है। मैं उसमें पेश हो रहा हूँ, इस लास्ट वीक में भी हो रहा हूँ और अगले मंडे को भी हो रहा है, यानी 2 दिन बाद। जी। तो अभी कुछ दिनों बाद उसकी ज़रूर बात करेंगे। जी, इसलिए मैं ज़्यादा सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि वो मामला अभी उपयुक्त ऑनगोइंग नहीं है, होगा, उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन चूंकि उसमें भी आप पेश हो रहे हैं और हमारे दर्शक में जब हियरिंग चलती है तो हम लोग डीबी लाइव में ये करते हैं, और मैं खुद करता हूँ कि जो हियरिंग है उसको एज इट इज़ आपने जो दलील दी वो हम पहुँचाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑन टाइम। मैं इस चीज़ का श्रेय दूंगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब को। जी, ये जो 2 चीज़ की जो उन्होंने, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग। संविधान पीठ में, सिर्फ सब जी। में नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग संविधान पीठ में, जी, वो आपको मैं इसलिए उसकी सराहना कर रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल संबंधित नहीं है संविधान, कानून, पेशेवर, पारिवारिक वातावरण, जो कोई दूर दूर से नहीं है, वो लोग बैठ के देखते हैं। जी। मुझे इसका इल्म हुआ जब मैंने 2-3 उनसे बहुत महत्वपूर्ण बहसें की वहाँ पर, सेम सेक्स भी था उसमें जी। इंक्लूडेड, तो मेरे पास आती थी जेन्युइन क्वेरीज मेरे ईमेल में। बकवास भी होती हैं लेकिन कई जेन्युइन होती हैं कि भाई मेरे को इंटरेस्ट है, कैसे हुआ है, क्या हुआ। इससे शिक्षा बढ़ती है, इससे आभास बढ़ता है, इससे एक अवेयरनेस, अंततोगत्वा संविधान की अवेयरनेस बढ़ना बहुत बड़ी बात है। और ये बाकी होती है स्ट्रीमिंग लाइव नहीं, लेकिन आप ले सकते हैं उसका स्ट्रीम थोड़ी देर की गैप में। जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। बिना मेरिट पे जाए उसके, क्योंकि आप अपील हो रहे हैं, एक मसला, एक बहस, और केवल इस मामले में नहीं तमाम मामलों में देखते हैं हम, प्रोसेस इज पनिशमेंट हैज बिकम ए स्ट्रेटजी। प्रशांत जी, इसमें मैं बहुत विस्तार से बोलूँगा, आपको कई रोचक बात बोलूँगा, इसके तथ्य मेरे पास है जो आपके पास भी नहीं है, लेकिन उपयुक्त नहीं होगा अभी उपयुक्त नहीं। एकदम उसके पहले कगार पे है, सिवाय ये बोलने का कि 5 वर्ष और 4 महीने मेरे वाले क्लाइंट का केस है। अब बाकी चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या डिले थी, किस कारण पे थी, क्यों स्ट्रगलिंग फॉर हाँ बेल। नहीं, इस पे बात तो मतलब जनरल बात होनी चाहिए कि तमाम इस केस के अलावा भी हर चीज में 100 गवाह डाल देंगे, नहीं, वो 10,000 पेज की चार्जशीट डाल देंगे। वो तो उच्चतम न्यायालय ने अभी 3-4 बार कहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उच्चतम न्यायालय के कथनी और करनी बहुत फर्क है। होता ही है वास्तविकता। अभी आपने पिछले हफ्ते में सुना है कि बल्कि पार्टीवाला साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया, आपने देखा नहीं होगा शायद। पार्टीवाला साहब ने 1 हफ्ते पहले निर्णय दिया है कि हम ये निर्धारित करते हैं कि आपको जल्द से जल्द निर्णित ही नहीं करना है बेल, लेकिन 2 महीने में निर्णित करना है। उन्होंने अच्छा। समय सीमा दी है, लिमिट कर दिया। नंबर 2, आप ये शायद भूल गए हैं कि 1 साल पहले, या 1 साल नहीं, 6-7 महीने पहले एक खंडपीठ सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत द्वारा अध्यक्षता जिसकी थी, उन्होंने झारखंड में कारण बताओ नोटिस इशू करने को कहा मुख्य न्यायाधीश को, झारखंड के अपने जजेस को, जिनकी सूची बनवाई है। और मालूम पड़ा कि वहाँ जो खंडपीठें नहीं, जो सिंगल जज भी है, वहाँ 1-1 साल बेल मैटर पेंडिंग है। एक सूची बनवाई उन्होंने कि झारखंड में विभिन्न जो जजों ने बेल सुनी है और निर्णय नहीं दिया है, तो 2 कैटेगरी, एक तो सुन के निर्णय के लिए रिजर्व नहीं किया महीनों तक, और उससे भी ज़्यादा भयानक कैटेगरी के सुनने के बाद रिजर्व किया और 6-6 महीने तक निर्णय नहीं दिया। लेकिन अब तीसरी बात आती है, मैं भर्त्सना कर सकता हूँ, निंदा कर सकता हूँ, मैं कारण बताओ नोटिस दे सकता हूँ, मैं उच्चतम न्यायालयों में सब कह सकता हूँ, फिर वॉक द टॉक भी तो करना आवश्यक है ना। एक तो अगर आपका आदेश फॉलो नहीं होता है तो आप उसको कठोर एक्शन लीजिए, और दूसरा ये है कि खंडपीठों में उच्चतम न्यायालय में बहुत इनकंसिस्टेंसी है। ये है दुख की बात। जो 1, 2, 3, 4 खंडपीठें कहेंगी सिद्धांतिक रूप में, मैं किसी केस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी सिद्धांत का उल्लंघन 5वीं खंडपीठ करेगी। हम जानते हैं जजेस के नाम,
या तो मैं हमेशा बेल दे दूंगा, कभी बेल दूंगा ही तो नहीं। ये जो सिद्धांत है, तो सिद्धांत का कोई फायदा नहीं है कथनी और करनी में। ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो प्रिंसिपल है, उसका मतलब ही क्या हुआ? हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य है और मजाक होती है आजकल के, हमारे यहाँ एक सुप्रीम उच्चतम न्यायालय नहीं है। आखिरी नंबर कोर्ट है 17, तो 17 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 12 उच्चतम न्यायालय हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तब ये नहीं था। अब देखिए क्यों उच्चतम न्यायालय यूएस का एक ही बैठता है, मालूम है आपको? अलग नहीं बैठ सकते वो। अच्छा, एक ही है। 9 लोग होते हैं, वो सब एक साथ ही बैठ सकते हैं, कोई खंडपीठ नहीं होती। उसका एक बड़ा सरल उत्तर है, वहाँ के जो नंबर हैं एक साल में, वो हमारे एक हफ्ते से कम है। तो हम ये नहीं कर सकते खंडपीठ नहीं बैठे। लेकिन खंडपीठ हमारी बैठती थी 50 में भी, 60 में भी, 70 में भी। तब इतनी इनकंसिस्टेंसी कहाँ थी? आज तो मजे की दुर्भाग्य की बात है, कंप्यूटर आ गए। इनकंसिस्टेंसी तो शून्य होनी चाहिए या मिनिमल होनी चाहिए। कंप्यूटर आने के बाद कंसिस्टेंसी के लिए होती है कंप्यूटर। कंप्यूटर का नाम ही है कंसिस्टेंसी। अब वो बढ़ गया है। कभी आपको दशक 50 से लेकर दशक 80 तक इनकंसिस्टेंसी इंट्रा सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखेगी। मतलब दिखेगी लेकिन मात्रा होगी 10, 15, 20%। हाँ, आज हो ये रहा है कि हर बेंच अपना मत रख रही है, उच्चतम न्यायालय का मत नहीं रख रही। ये मत राजीव रंजन की खंडपीठ का मत नहीं हो सकता है। और सिद्धांत में रूप में कहते हैं तो उच्चतम न्यायालय हमारा नहीं है, लेकिन आपकी बगल वाली बैठी बेंच 2 दिन बाद उसका उल्लंघन करती है और उसको जस्टिफाई किया जाता है कि हर केस अपने फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। फैक्ट से इतना फर्क नहीं पड़ सकता। रूल को तो अंडरलाइन करना होगा। लेकिन ये सही आप कह रहे हैं, ये एक अलग मसला है। ये तो कई चीज़ों में आया है, डिले में आया है, डिले में हाँ। मैं आपको 4-5 उदाहरण दूंगा। पीएमएलए का उदाहरण डिले का, यूएपीए में डिले का, नारकोटिक्स एक्ट में डिले का। कुछ बेंचेस कहती हैं कि बड़े सीरियस एक्ट्स हैं, डिले से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कहते हैं डिले कहीं भी हो, किसी एक्ट में हो, तो भी आपको उसका फायदा मिलना चाहिए। ये इनकंसिस्टेंसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इससे संबंधित हम करेंगे बात इसमें किसी और प्रोग्राम में। इससे संबंधित एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड शुरू हुआ है जो कि बहुत हाल का है कि इंट्रा कोर्ट अपील हो गई है। अच्छा, राजीव रंजन और प्रशांत टंडन की खंडपीठ का एक निर्णय आता है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, या लोग हल्ला करते हैं या लोग सहमत नहीं हैं, तो मुख्य न्यायाधीश को विवश होकर एक और खंडपीठ बनानी पड़ती है, उससे बड़ी 3 की या 5 की, जो उसको स्थगित कर देती है, स्टे कर देती है। ये देखिए, ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, उस केस की बात नहीं। इससे जो प्रतिष्ठा, मान और जो मजबूती है उच्चतम न्यायालय की, वो कमजोर होती है। इसको इनर डाइल्यूशन कह सकते हैं, अपने आप स्वयं उसको वीक करना। लेकिन ये एक विस्तारित एक व्यापक मुद्दा है, व्यापक मुद्दा है, इस पे चर्चा करेंगे। समय भी बहुत हो चुका है, मैं जान रहा हूँ आपको मीटिंग के लिए भी आपके लोग इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे सिंघवी साहब हम लोगों ने बात की और आगे भी बात करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका। और दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत गंभीर और समय का पता नहीं चलता है, गंभीर मसले पे SIR से लेकर वोट चोरी से लेकर वक्फ बिल और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, उसके अलावा जमानत में देर क्यों हो रही है, इन सब मसलों पे हम लोगों ने चर्चा की। और इन सब को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी डेमोक्रेसी, जो कमज़ोर होती हुई डेमोक्रेसी है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, हम 3 लोग बैठ के उसी पे चर्चा कर रहे थे। आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और फिर कुछ सवालों के साथ हाजिर होंगे 15 दिनों बाद हम सिंघवी साहब के साथ। और आपको कुछ सवाल पूछना हो इनसे तो ज़रूर पूछिएगा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और उन सवालों का जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।